Hello friends, welcome to my channel. My name is Reshu Saroha. This is my first video on my YouTube channel. I will try to do my best. All I need is your support and appreciation as well. So let's start our journey together. First of all, have a look on some topics of my upcoming videos. I will cover organic part first. First, I will teach general organic chemistry, which includes inductive effect, mesomeric, lactomeric, resonance, all portion of general organic chemistry. Then reaction mechanism, after that name reaction and rearrangement, after that stereochemistry, then aromaticity and PCR. So let's start with general organic chemistry. Okay. First, we will discuss inductive effect. Inductive effect. Okay, so guys, as you know, the main portion of main constituents of organic chemistry is hydrocarbons, like कार्बन, हाइड्रोजन. जैसा कि अब तक हम पढ़ते आए हैं, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है और सम हेटेरो एटम्स इंक्लूड होते हैं. तो जो ये कार्बन हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं. कोवलेंट बॉन्ड, जो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग से बनता है. शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है? इंडक्टिव इफेक्ट में जब भी किन्हीं दो एटम्स के, डिफरेंट एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड में कभी भी इक्वली शेयर नहीं होते हैं. मतलब कार्बन कार्बन ये दोनों सेम एटम हैं, तो जो इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली शेयर्ड हैं दोनों के बीच में. आप इनको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो. लेकिन अगर कार्बन के साथ कोई हेटेरो एटम आता है या डिफरेंट एटम आता है, तो ये कभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर नहीं होते हैं. ये हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड रहते हैं. जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दोनों में, उसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं. जैसे कि कार्बन, अगर हम CH3X में देखें, ये है हमारे पास एल्काइल हैलाइड. तो यहाँ पे X हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है. X कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी हेटेरो एटम है. और यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन और कार्बन की नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है. तो ये जो X है, ये क्या करेगा? इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो जो ये शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनको स्लाइटली अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लेगा. और जैसे ही ये इनको अपनी तरफ करेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. क्योंकि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स X की साइड मूव कर रहे हैं, X की साइड आ गए हैं, तो कार्बन पे क्या बचा? पॉजिटिव चार्ज. कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बचा और साथ में क्या है इसके? हाइड्रोजन. सो गाइस, जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है, दिस इज़ लाइक फायर. सबसे पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा एक परमानेंट इफेक्ट होता है. परमानेंट इफेक्ट है ये. आप इंडक्टिव इफेक्ट को एक फायर की तरह बोल सकते हो. फायर में क्या होता है कि जैसे ही आपके पास ये चेन है, कार्बन चेन है कोई भी, और X हेटेरो एटम है, आप इस पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कराएगा, इस पर स्लाइटली नेगेटिव आता है, नेक्स्ट पे स्लाइटली पॉजिटिव आता है. ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इस साइड.
नेक्स्ट पे थोड़ा और इस पे जैसे जैसे नेक्स्ट कार्बन आएगा ये इफ़ेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। फायर का भी सेम सीन होता है, जो बिल्कुल पास में होता है उसे हीट ज़्यादा फील होती है और जैसे जैसे दूर जाते हैं तो आपको हीट फील होना बंद हो जाती है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज़ लाइक अ फायर। सो वी कैन डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट लाइक दिस इज़ परमानेंट इफेक्ट, द इंडक्शन ऑफ परमानेंट डायपोल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, डायपोल बन रहे हैं, एक पे प्लस चार्ज आ रहा है, एक पे साथ साथ माइनस चार्ज आ रहा है। तो क्या है ये, द इंडक्शन ऑफ अ परमानेंट डायपोल इन ए कोवलेंट बॉन्ड, द इंडक्शन ऑफ ए permanent dipole in a covalent bond between two unlike atoms, जिनके बीच में होता है बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम या अनलाइक एटम्स, of different electronegativities is called inductive effect. इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ आपको पता ही है क्या होती हैं, जो शेयरिंग कैपेसिटी होती है, ये क्या होती है कि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़। इंडक्टिव इफेक्ट आपके पास 2 टाइप का होता है। जब आपके पास एक x एक हमने z रखा है, x की नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, x हम क्या क्या रख सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जिन की नेगेटिविटी ज़्यादा है सबको रख सकते हैं x, NO2, OH, OR, NR2, बहुत सारे, कोई भी जिनकी नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है, ETC। Z क्या होगा, जब इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, स्लाइटली डबल, और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हुए, इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। ये Z हमने यहाँ पे रखा है जिसकी नेगेटिविटी कार्बन से लो है। क्या क्या हो सकता है, माइनस प्लस आई इफेक्ट इसको बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। और Z क्या क्या हो सकता है हमारे पास, Z हो सकता है R कोई भी अल्काइल और एराइल ग्रुप, या फिर कोई भी मेटल लाइक लिथियम, मैग्नीशियम। ओके, तो जिनकी नेगेटिविटी लो होगी, अगर कोई भी ऐसा ग्रुप अटैच है तो यहाँ क्या होगा, कार्बन की नेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव आएगा, इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की साइड मूव करेंगे। जो अगर कार्बन आपके पास और भी हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा कार्बन जब भी आते हैं तो ये जो इफ़ेक्ट है अप्रोक्स नेग्लिजिबल हो जाता है। सो जो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल्स हैं, पोलैरिटी डिपेंड करती है इनकी। पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, पोलर होते हैं जहाँ पे चार्ज सेपरेशन होता है, चार्ज सेपरेट हो सकता है, मतलब सेम
एक की नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। सो ये ओवरऑल पोलैरिटी किसी भी मॉलिक्यूल की हम डिटरमाइन करते हैं इंडिविजुअल बॉन्ड पोलैरिटी से, फॉर्मल चार्जेस से या लोन पेयर कॉन्ट्रीब्यूशन से मेज़र किया जाता है। और दिस कैन बी मेजर्ड बाय डायपोल मोमेंट, डीबे डायपोल मोमेंट म्यू से इसको शो करते हैं, और डी इसकी यूनिट होती है जिसको हम क्या लिखते हैं, डीबे। तो क्या कहता है कि हायर द डायपोल मोमेंट मोर पोलर विल बी कंपाउंड, और पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इसका डायपोल मोमेंट आएगा। हायर द डायपोल मोमेंट, हायर द डायपोल मोमेंट more polar will be compound. Overall polarity of molecules determined individual bond polarities, formal charges, lone pair contribution, and this can be measured by dipole moment, और dipole moment जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका कंपाउंड पोलर होगा, हाईली पोलर। ओके, सो ये था आपका इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक फायर की तरह है। जब भी हाइड्रोकार्बन में कोई हीट्रो एटम आता है, हीट्रो एटम कार्बन के साथ आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन की जो नेगेटिविटी है अप्रोक्स सेम होती है, लेकिन अगर कार्बन के साथ कोई हीट्रो एटम आता है या तो उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी या उससे कम होगी। जैसे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक करने की कोशिश करेगा। वो जितने भी शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग होती है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो जितने शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस पर क्या होगा, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन अगर नेगेटिविटी कम है कार्बन से तो क्या होगा, कार्बन वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लेगा। नेगेटिविटी के लिए आप पॉलिस का जो स्केल है, पॉलिस स्केल पे जो नेगेटिविटी टेबल है आप वो लर्न कर सकते हो, या फिर आप ये एक सिंपल सा है फोकल नब्रस कप। अब ये भी लर्न कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा सा ट्रेंड पता चल जाता है कि किसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और किस साइड ये डिस्प्लेस करेगा। और पॉलिस स्केल पे अगर आप करना चाहते हो तो आपको पता है कि कैसे अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज़ करती है, 0.5 से समथिंग इंक्रीज़ करती है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है। तो आप ये चेक कर लें। सेकंड, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, कहाँ यूज़ होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्यों पढ़ते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट को। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सबसे पहली बात बेटा, अभी हमने देखा कि कार्बन के साथ कोई भी हीट्रो एटम जब भी आया तो नेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होने की वजह से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करा लिया, और इस पर कैसा आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक और कार्बन है, अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मूव करवाया तो इस पर आया नेगेटिव चार्ज, इस पर बचा पॉजिटिव। इट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को जनरेट किया। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है अब ईजिली, या फिर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो सकती है। इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट अब इस पर अटैक कर सकता है इसलिए। इसका मतलब है कि ये क्या बताता है हमें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये हम यहाँ से इजीली पता कर सकते हैं इंडक्टिव।
से। सेकेंड, अभी हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में बात की थी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट टोटली डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी। सो पोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ से डाइपोल मोमेंट भी चेकअप कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, क्या होता है डाइपोल मोमेंट, और क्या इसका इंडक्टिव इफेक्ट पे इफेक्ट होता है। डाइपोल मोमेंट डाइपोलर प्रॉपर्टी है, इसमें आपके पास प्लस माइनस दोनों चार्ज आते हैं, टू पोल्स बनते हैं प्लस माइनस। किसके पास बनते हैं? पोलर मॉलिक्यूल होता है जिनके पास नेगेटिविटी डिफरेंस होता है वहाँ पे। डाइपोल मोमेंट क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, डाइपोल मोमेंट अगर ज़्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी और डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो जाता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू एल, चार्ज इंटू डिस्टेंस, सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस। सो डाइपोल मोमेंट है हमारे पास, तो आप अब इनकी ये क्या है हमारे पास? एल्काइल हैलाइड्स हैं। तो हम बता सकते हैं कि किधर हमारा कि इनमें क्या रिलेशन होगा, किस साइड इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करेगा। ये है मिथाइल आइडाइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड। फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की ज़्यादा नेगेटिविटी होने की वजह से ये क्या करेगा? ज़्यादा चार्ज सेपरेट करेगा, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा आएगा? फ्लोरीन का। अगर ये वैल्यूज़ लर्न नहीं होती हैं, फिर भी अगर किसी की वैल्यूज़ गिवन है तो आप इजीली देख के बता सकते हो किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। अब अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इस साइड क्या हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो काफ़ी यूज़फुल है, इम्पोर्टेंट है, एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी एंड बेसिसिटी। फर्स्ट, एसिड क्या होते हैं? एसिड होते हैं हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है। H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, उन्हें हम एसिड बुलाते हैं। ये ब्रॉन्स्टेड लहरी कंसेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं। सो एसिड इज अ सब्सटेंस that donates H पॉजिटिव आयन, और आप इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हो। जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। अब देखो, अगर हम वाटर में लें, एक बार इसको समझते हैं थोड़ा सा कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं, कि क्या होते हैं। कोई एसिड लिया हमने जिसके पास H कंटेनिंग, हाइड्रोजन कंटेनिंग। वैसे एसिड्स की डेफिनेशंस और भी बहुत सारी हैं ब्रॉन्स्टेड से के अलावा। ये ब्रॉन्स्टेड की थ्योरी है जो H पॉजिटिव आयन के केस में बात करती है। सो जब हम वाटर में लेते हैं इसको H2O, और पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव। देखो, ये हमने कोई एसिड लिया, के ए यहाँ पे कांस्टेंट होता है, एसिडिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये है आपके पास एसिडिटी कांस्टेंट, ओके। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखो H3O पॉजिटिव, इसने
H पॉजिटिव का लॉस किया, इसने उसे एक्सेप्ट किया, तो ये यहाँ पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है। वाटर है लेकिन बेस बिहेव्स लाइक अ बेस। ये क्या बन गया इसका, देखो जब भी कोई बेस प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है, इसके पास एक्स्ट्रा प्रोटोन है, ये अब प्रोटोन का डोनेट भी कर सकता है बाद में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड ये बन गया। और इसने क्या किया, H पॉजिटिव आयन का लॉस करके आया, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या बना अब हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कंजुगेट, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा। कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, मीन्स आप इसको लिख सकते हैं more stable the conjugate base, the stronger the acid। अब स्टेबल का क्राइटेरिया क्या होता है, कंजुगेट बेस कैसे स्टेबल होगा, इसका मतलब होता है बेटा कि जो इसने नेगेटिव चार्ज कैरी किया है ये इस पर स्टेबल होना चाहिए। ये स्टेबल कब होता है, या तो ये जो भी एटम है ये इसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो, या तो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ये एटम, इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा हो, या फिर इसके पास ये नेगेटिव चार्ज को कैरी करने के लिए डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और जब ये स्टेबल होगा तो जो इसका एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, जो एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं ये की वैल्यू है इसकी Ka, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो कैसे करेंगे, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, E नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। वाटर की कंसंट्रेशन हम यहाँ यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस में होता है। और अगर यहाँ से pKa हम देखें तो pKa क्या होता है, pKa की वैल्यू होती है माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 Ka। सो देखो Ka वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो pKa वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव साइन है, ठीक है। सो pKa वैल्यू जितनी कम होगी आपका एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो pKa वैल्यू लो होनी चाहिए स्ट्रॉन्गर होने के लिए, एसिड का स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एसिडिक कंपाउंड जो भी होते हैं उनकी लो pKa वैल्यूज़ होती है, जिनकी लो pKa वैल्यू होगी वो गुड प्रोटॉन डोनर होंगे। एसिडिक कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड्स have low pKa value having low pKa values, sorry, low pKa values, good proton donors। तो एसिडिक के केस में एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिड क्या होते हैं, जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन का लॉस करते हैं, और जब हम वाटर के केस में चेक करते हैं तो हमें यहाँ से वैल्यू मिलती है pKa। इसका क्या रिलेशन है एसिडिक करैक्टर के साथ, अगर आप देखें तो ये रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ। pKa वैल्यू ज़्यादा होगी, एसिडिक करैक्टर कम। अब जो ये pKa वैल्यू है इसका इस पे सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। सॉल्वेंट जैसे अभी हमने देखा हमारे पास क्या था, हमारे पास रिएक्शन में बना था
एक A नेगेटिव, दिस वन A नेगेटिव, H3O पॉजिटिव। अब सोलवेंट हमारे पास क्या है, वाटर है। तो जैसे ही ये रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में रहती है तो A नेगेटिव आयन है, इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड ये इसके साथ बना लेते हैं। लुक एट दिस, इस पर क्या था, स्लाइटली प्लस चार्ज था। सो जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट आपका होगा उतना ही ज़्यादा ये इसको इन्फ्लुएंस करता है। सॉल्वेंट अगर आपने पोलर लिया हुआ है तो ये सॉल्वेशन दिखाता है, इसके साथ ये जो चार्ज होता है ये पूरा डिलोकलाइज्ड हो जाता है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग समथिंग ये बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वेशन। अब देखो हमारे पास क्या था, हमने देखा कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा ये उतना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को ये अपने ऊपर बेयर करेगा, और आपका जो कंजुगेट बेस है वो उतना ज़्यादा स्टेबल बनता है। अब देखो कोई एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास है HF, NH3, CH4। अब एक फ्लोरीन है, हाइड्रोफ्लोरीन, एक H2O, एक NH3, एक CH4। इनकी pK वैल्यू क्या है वो हमें याद नहीं है, और हम इन वैल्यूज़ को लर्न भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये आपको गिवन है तब आप इजीली देख के बता सकते हो, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके कंजुगेट बेस बनाएंगे। ये सभी क्या है, एसिड है। इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा, F नेगेटिव। इसका क्या बनेगा, OH नेगेटिव। इसका NH2 नेगेटिव, और इसका CH3 नेगेटिव। अब हम देखेंगे कि विच वन इज़ मोर स्टेबल। हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, फ्लोरीन पे, एज कम्पेयर टू CH3। सो फ्लोरीन आयन इज़ मोर स्टेबल देन CH3 नेगेटिव। तो इनमें क्या रिलेशन रहेगा, एसिडिक, HF इज़ मोर एसिडिक देन H2O देन NH3 CH4। ठीक है, तो जब भी हम इनका एसिडिक स्ट्रेंथ को, इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम पहले इनके कंजुगेट बेस बना लेंगे, और बेस का हम कंपेयर कर सकते हैं इजली कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज के साथ और कौन कम स्टेबल होगा। पीके वैल्यू की बात करें तो ये इसकी कुछ पीके वैल्यू होती हैं, उसको देख के तो आप इजीली बता ही दोगे। इसकी 3 होती है, इसकी 16 होती है, 33 है, 48 है, ये तो आप इजीली देख के बता दोगे कि पीके वैल्यू 3 लो है तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये वैल्यूज़ हमें बार बार गिवन भी नहीं होती है, ना ही हमें ये याद होती हैं। अब देखो कहीं पे -I इफ़ेक्ट आता है, कहीं पे +I इफ़ेक्ट आता है, ग्रुप आता है। तो जब भी आपका -I ग्रुप है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप कोई भी अगर अटैच है, तो हमेशा वो क्या करता है, पीके वैल्यू को लो कर देता है। मतलब आप लिख सकते हो -I ग्रुप क्या करता है, लोअर तो पीके ए वैल्यू, मतलब वैल्यू लो होगी, पीके वैल्यू लो होगी तो एसिड आपका कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर +I ग्रुप आ जाता है कोई भी तो क्या होगा, ये क्या करता है, रेज द pKa वैल्यू। pKa वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपका एसिड कैसा होगा, वीक होगा, राइट। देखो अब कुछ हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। एसिडिटी ऑफ एसिटिक एसिड एंड हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड। देखो समझ पाओगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है और कैसे हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। एसिटिक एसिड एंड
हैलोजन, सैचुरेटेड एसिटिक एसिड। देखो फर्स्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक हम ले लेते हैं किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी एक हैलोजन से, लाइक क्लोरीन से कर दिया मैंने CH2 C डबल बॉन्ड OH। एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करेंगे, एसिड है ये, एसिड है तो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। H पॉजिटिव, H कौन सा, ये वाला H निकलता है, ये वाला H रिलीज होगा। कैसे, कब हो सकता है, ये O के साथ बॉन्डिंग में है ऑक्सीजन के साथ, ये कब यहाँ से इजीली रिमूव हो सकता है, जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक हो जाए। ये वीक कब होगा, जब इसके पास कोई ऑक्सीजन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करा सके ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे इसके पास कम होगी तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड अपने आप वीक हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई तो ये बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक उतना ईजिली नहीं होगा। जैसे CH3 है, ये कैसा है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्लोरीन है, ये कैसा है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। इसके पास डिफिशियंसी होगी, कार्बन से लिया इसने, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये वैसे भी, ये क्या करेगा, इधर से ये ऐसे मूव करेंगे। अब जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो रही है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलीज़ कराएगा और ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक। इसमें क्या है, इसमें अपोजिट है, CH3 प्लस आई इफेक्ट है, ये इसके कंपैरिजन में वीक एसिड होगा। ओके, सेकेंड, अगर मैं एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं एक और क्लोरीन से, और या फिर मैं तीनों को ही रिप्लेस कर दूं, अब क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक क्लोरीन था, यहाँ पे दो हैं, ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ। यहाँ पे भी कितने, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 थे। तो सबसे ज़्यादा अगर अब हम इनको कंपेयर करें, नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4, तो एसिड की स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होगी, 4 की, फिर 3 की, 2 की, और सबसे कम किसकी होगी, 1 की। समझ आया। तो ये था कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि विच वन इज़ मोर एसिडिक। तो सबसे पहले ये आपका प्लस आई दिखा रहा है, ये आपके सभी क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की कम होगी तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, प्रोटॉन। ओके, ऐसे ही आप किसी की भी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। अब देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अभी हमने इसमें देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो कार्बाइल ग्रुप पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो करता है। जैसे अभी देखा था हमने कि इस पर क्लोरीन लगे हुए थे, 3 क्लोरीन थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होती है। ये ऑलरेडी वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, ऑक्सीजन लगी हुई है इसके पास एक और, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होने की वजह से एक सेंटर प्रोवाइड करता है कार्बन कार्बन, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम यहाँ पे करा सकते हैं। ओके, अब अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें फॉर्मिक एसिड की, एसिडिक एसिड की, तो आप इजीली बता पाओगे कि विच वन इज़ मोर एसिडिक। एक है आपके पास फॉर्मिक एसिड और एक है आपके पास एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है,
तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एच की, और वैसे हम इनकी नेगेटिविटी सेम ही लेके चलते हैं। हाइड्रोजन की 2.1 होती है और इसकी 2.5 समथिंग होती है कार्बन की। सो अगर हम इनको दोनों को कंपेयर करें, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये उतना नहीं दिखाता है जितना ये CH3 दिखाता है। सो ये क्या करेगा, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू एसिडिक एसिड। आपके पास है F फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो, आयोडो। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। जैसा आपको पता है, जिसकी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ये, और इतना ज़्यादा करेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की। ये इसका एसिडिक नेचर होगा। जब भी कोई ग्रुप आपके पास नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट का कोई ग्रुप अटैच है, तो वो हमेशा क्या करता है, ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। ओके, नेक्स्ट है आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। अब बेसिसिटी, बेसिस क्या होते हैं, ये हम एसिड के का पढ़ रहे थे, बेसिस। अब ब्रॉन्स्टेड लोवेरी के केस में हम एसिड को देखा था कि जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ कराते हैं या डोनेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, डोनेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड। बेस क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोवेरी कंसेप्ट, बेस होंगे जो H पॉजिटिव आयन को या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ए सब्सटेंस। अ प्रोटॉन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोवेरी इज कॉल्ड बेस। वैसे बेसिस और भी होते हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे अमाइंस के केस में, जहाँ पे लोन पेयर का केस होता है। जब लोन पेयर डोनेट करते हैं तो उनको हम बोलते हैं लुईस बेस, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं लुईस एसिड। ओके, सो देख लेते हैं एक बार बेसिस। अगर आप pKa के साथ इसको कंपेयर करना चाहो तो ये हाई pKa वैल्यू जिनकी होती है उनको हम बेस बोलते हैं। कि आपके पास बेस है कोई वाटर में, ये क्या होगा, बेसिसिटी कांस्टेंट। इसने क्या किया, H एक्सेप्ट किया, इससे प्रोटॉन लिया, ये क्या आपके पास बेस, ये अब एसिड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये अपना H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है। ये क्या बनेगा इसका, कंजुगेट, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस। ओके, अब जो इनकी स्ट्रेंथ होती है बेसिस की, यूजुअली हम इनको K और pK वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम इनकी बात करें, कैसे देखो, बी, ये आपके पास H2, Ka, ओके, तो Ka वैल्यू यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करना चाहो, बेस है ये कोई भी, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, BH पॉजिटिव। वाटर को फिर से छोड़ देंगे क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है, एक्सेस अमाउंट में होता है, ठीक है। सो ये क्या कहता है कि जितनी हाई होगी Ka वैल्यू, pK फिर से सेम होता है, log of 10 माइनस Ka, तो जितनी ज़्यादा हाई pK वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है आपके पास। आप लिख सकते हो, इफ़ बेस इज़ B, जो आपने यूज़ किया है, इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आपने ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है
देन जो ये आपके पास BH1 है, BH पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये स्टेबल होगा, विल बी रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल। एंड स्टेबल होगा तो क्या करेगा, इजली अपना प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं देगा, या फिर आप बोल सकते हो कि इजली डिप्रोटोनेट नहीं होगा ये, एंड नॉट इजली डिप्रोटोनेटेड। ठीक है, तो BH पॉजिटिव की pK वैल्यू क्या होगी, फिर रिलेटिवली हाई pK वैल्यू होगी इसकी, कि जो BH पॉजिटिव की जो pKa वैल्यू होगी क्या होगी, वो रिलेटिवली हाई। ठीक है, ओके, क्या लिख दिया, BH पॉजिटिव हाई, रिलेटिवली हाई pKa वैल्यू। ओके, अब देखो, अगर बेस को कंपेयर करें हम स्ट्रेंथ बेसिस की, सिंपल सेम वे, आपके पास pKa वैल्यू का फंडा है, या फिर आपके पास लेस बेस है, तो आपके पास सपोज अमाइंस हैं, आपके पास है CH3 NH2 है, एक आपके पास NH3 है, एक आपके पास C6H5 NH2 है, एक आपके पास है C6H5 ट्वाइस NH। ये है, आपसे पूछा जाए कि इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, कौन ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। ओके, कौन करेगा, एक है इसके पास है CH3 मतलब प्लस आई ग्रुप, इसके पास 2-3 हाइड्रोजन है, इसके पास C6H5 एल्काइल ग्रुप है, लेकिन C6H5 है, अराइल ग्रुप है, सॉरी C6H5। तो ये क्या करता है, रेजोनेंस दिखाता है लोन पेयर के साथ, लोन पेयर के साथ रेजोनेंस दिखाएगा तो इसका लोन पेयर इसमें बिजी हो जाएगा, इसके पास 2-2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इजीली लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि रेजोनेंस दिखाएगा C6H5 के साथ। ओके, तो सबसे ज़्यादा कौन अपना इजीली लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, CH3, फिर NH3, तो क्या होगा इसका बेसिक पैट। ओके, ऐसे ही आप अमाइंस को और बाकी भी कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या कार्बोएनायन या इंटरमीडिएट्स, इनकी स्टेबिलिटी को आप कैसे देखते हो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बोकेटायंस, सो इनकी स्टेबिलिटीज़, आपके पास एक मिथाइल, एक है आपके पास CH3CH2, एक हाइड्रोजन को हमने एक मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, एक है आपके पास CH3 ट्वाइस CH, और एक आपके पास CS3 ट्वाइस C पॉजिटिव, जिसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब देखो, ये कार्बन है, कार्बन पे है प्लस चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज मतलब कार्बन के पास क्या है, डिफिशियंसी है, इसके पास 3 ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल, तो ये तीनों क्या करेंगे, इस कार्बन को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसके पास रिक्वायरमेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और तीनों ग्रुप लगे हुए हैं आपके पास कैसे, प्लस आई इफेक्ट के, इसमें 2 लगे हुए हैं, इसमें 1 लगा हुआ है, इसमें 1 भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन कराएगा प्लस चार्ज को स्टेबल, 3 मिथाइल ग्रुप से। अगर इसकी जगह अपोजिट कर दूँ, मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूँ, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी वैकेंसी है, ऑलरेडी डिफिशियंसी है,
और ये क्या चाह रहा है कि इसे क्या मिले, कोई भी स्टेबल करने मिले जो इसके प्लस चार्ज को स्टेबल करा सके। ऐसे ही सेम अपोजिट केस होता है कार्ब एनायन का। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हैं ऑलरेडी अपने पास ही। अब इसके पास 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपने देंगे तो ये इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो डी ऑर्बिटल भी नहीं है, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नहीं है कि इनको बियर कर सके, कैरी कर सके, और ना ही इसके पास डी ऑर्बिटल है। तो इनमें स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑर्डर क्या रहेगा, मिथाइल। ठीक है। कार्बोकेटाइन के केस में क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल। और यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल, कार्बो एनायन का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ओके, सो ये था आज का इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ पार्ट। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। कुछ 2-3 में क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हैं कुछ इसके इंडक्टिव इफेक्ट की, जो मैं आपको देना चाहती हूँ और आपने सॉल्व करें। फर्स्ट, आपको ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर। बेसिसिटी का, नाइट्रोजन इन LSD, ये क्या है, लाइसर्जिक एसिड, अमाइड। ठीक है, देखो क्या होता है ये, सॉरी, सो ये नाइट्रोजन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको इनमें ऑर्डर बताना है कि इनकी बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ सीखेंगे मेरे साथ। आपके सजेशन का और आपकी क्वेरीज का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।